नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पाकिस्तान परस्त कौन, सियासत ऑन। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पाकिस्तान परस्त बताकर घेराबंदी करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्कालीन कांग्रेस सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के पक्ष में बोलने के आरोप लगाए थे। तो इस पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पाकिस्तान परस्त है। अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए जीतू ने कई उदाहरण भी दिए। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फायदा लेने के लिए अब पाकिस्तान का सहारा लिया जा रहा है। लिहाजा अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। वो उन देशों के बारे में जब कहते थे कि हम पाकिस्तान की बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है। तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, वो 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी तो उनसे व्यवहार कैसा करना है, हम याद करें उस समय विपक्ष के भाषणों को। ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग। जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पाकिस्तान परस्त बताया, सूबे की सियासत में फिर भूचाल आ गया, या यूं कहें कि उनके इस बयान पर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाए कि बीजेपी पाकिस्तान परस्त है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर ये बात साबित करने की कोशिश की। उन्होंने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे और जिन्ना की मजार पर बीजेपी नेताओं के जाने पर तंज कसा और ये जताया कि कांग्रेस वो देशभक्त है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अभी मोहन यादव जी ने कल बयान दिया, मैंने अखबारों में देखा कि जो लोग पाकिस्तान परस्त बात करते थे अब वो भारतवर्ष की बात करते हैं। बिरयानी इनका प्रधानमंत्री खाने जाए बिना बुलाए, जिन्ना की मजार पे इनके नेता चादर चढ़ाए, इनका विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताए कि हम यहां हमला करेंगे। पाकिस्तान परस्त तो बीजेपी है। हम तो हैं जिन्होंने 2 किए 14 दिन में, बांग्लादेश बनाया, घुटनों पे लाए, और मोदी जी ने 14 दिन में क्या किया। अब जीतू ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर जवाब दिया और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए तो बीजेपी कैसे शांत रहती। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के लिए वहां गए थे। ऐसा ही कुछ तत्कालीन मनमोहन सरकार ने शांतिपूर्ण संवाद का प्रस्ताव देकर किया था। रही बात पाकिस्तान परस्त की, तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन वापस कर दी थी। इसे युद्ध के दौरान भारत ने कब्जा कर लिया था। और क्या कुछ कहा बीजेपी ने, वो सुनिए। सच तो ये है कि देश ने वो कालखंड देखा है कि कांग्रेस शासन के दौरान जब देश की सुरक्षा को तार-तार किया जाता था और ये कांग्रेसी कोई भी ठोस कदम उठाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि इनके आला कमान के पैर कांपते थे पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ काम करने के लिए। सच तो ये है कि ये लोगों के हाथ उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासी गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर वो कौन है जो पाकिस्तान परस्त है। क्या वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी? क्या पाकिस्तान का दौरा करना और उससे संबंधों को सुधारने की कोशिश को पाकिस्तान परस्त से जोड़ना ठीक है? क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान महज एक बहाना है जिसके जरिए सियासी लाभ दोनों दलों को उठाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, एक दूसरे को पाकिस्तान परस्त बताने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस की क्या रणनीति है? दूसरा सवाल, क्या पॉलिटिकल माइलेज के लेने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया जा रहा है? तीसरा सवाल, आखिर पाकिस्तान परस्त को लेकर शुरू हुई सियासत के क्या मायने हैं?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी जी को सुना आपने, कह रहे हैं बीजेपी पाकिस्तान परस्त है। बता रहे हैं कि आपके पीएम बिरयानी खाने जाते हैं, आपके नेता जिन्ना की मजार पर जाते हैं, आपके विदेश मंत्री हमले से पहले सूचना दे देते हैं। तो पाकिस्तान परस्त कौन हुआ? उन्होंने तो पाकिस्तान के 14 दिन में 2 टुकड़े करा दिए थे। नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो प्रश्न करे थे, पहले तो मैं उनके जवाब देता था। उन्होंने कहा कि हमने 14 दिन में टुकड़े कर दिए, उसके बाद कितने हजार स्क्वायर फीट जमीन छोड़ दी और अपने जो वहां पर युद्ध बंदी थे, जो भारत के सैनिक थे, उनको वापस ना ला पाए। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उस समय इंदिरा जी के द्वारा निर्णय लिए गए, तो मुझे लगता है कि उस समय विपक्ष के तौर पर अगर हम थे तो हमने उन निर्णयों की भी तारीफ करी थी, चूंकि वो देश का मामला था। अगर इंदिरा जी ने कोई ठोस निर्णय लिए थे और उसके बाद में अगर राहुल गांधी जी फॉरेन डिप्लोमेसी कोलैप्स हो गई है, क्रैक हो गई। व्यास जी, का जो है उपयोग किया जाता है और उसके बाद में पाकिस्तान के YouTube चैनल पर राहुल गांधी जी द्वारा दिए गए उद्बोधनों को प्रसारित करना यह बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान पर मुझे याद है कि फवाद चौधरी जी ने तो बकायदा राहुल जी की तारीफ करी थी। तो जो लोग तारीफ करते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को परस्ती का अच्छा अनुभव कई वर्षों से होगा। इसीलिए तो चाहे वो यूएन में जाने की बात हो, चाहे वो फवाद चौधरी के तारीफ करने की बात हो, चाहे वो प्रेस ब्रीफिंग की बात हो, तारीफ करने से क्या हो जाएगा? तारीफ तो अटल जी की भी करते थे पाकिस्तान के नेता। नहीं, चलते चुनाव के पहले ना वे तो प्रयास कर रहे थे कि चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी को जीता है। तो क्या पाकिस्तान के लोग ये तय करेंगे कि भारत में किसकी सरकार बनेगी, भारत में कौन सी पार्टी को जिताना है? क्या ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री या मंत्री तय करेंगे? हमारी संप्रभुता है, हमारा राष्ट्र है और एलओपी के तहत मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन है और उसके बाद में एक क्षेत्र के सांसद भी है, तो वे भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरा, अभी जो 3 लोग गए थे एसएमएस, हमारे यहाँ से एसएमएस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शशि थरूर जी हो गए, मनीष जी हो गए और सलमान खुर्शीदी, जब वे गए थे तो कांग्रेस पार्टी के ही नेता तो कह रहे थे, आनंद शर्मा भी गए थे। जी ब्रजेश जी, तो ये लोग क्या कह रहे थे कि कुछ आतंकवादी यहाँ घूम रहे हैं, कुछ आतंकवादी वहां घूम रहे हैं। बताइए, पाकिस्तानी परस्त लोगों ने क्या कभी एक प्रयास करा था कि ऐसे बयानों का खंडन किया जाए, ऐसे लोगों को जो है शांत किया जाए? लेकिन नहीं किया ना। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जिन्ना की मजार पर जाने के बाद कार्रवाई हुई। जिन्ना तो फिर भी देश का था। औरंगजेब की मजार पर जाकर फतिया पढ़ने वाले लोग, चाहे वो इंदिरा जी हो, उसके बाद में राजीव जी हो और 2000 के बाद में राहुल जी गए हैं और नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, उसका पूरा उल्लेख दिया है। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब की मजार पर जाकर फतवा पढ़ने वाले लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते तो जाने के बाद जब आते हैं तो 2016 से स्ट्राइकों की श्रृंखला चालू होती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट की स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो। बताने गए थे कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं आप पर? नहीं ब्रजेश जी, यही तो एक लीडर का जो है कैडर होता है कि आप किसी भी देश में बिना बताए घुस जाते हैं। और यहाँ तो आप प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने कि देहाती औरत है, उसका भी जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने विरोध करा था कि आप हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब आज देखिए पाकिस्तान की हिम्मत हो तो आज पाकिस्तान रो रहा है विदेश में जाकर, उससे वो जो बात कहते। ठीक है समर जी, युद्धबंदी आपने छोड़े, जमीन आपने दे दी, पीओके आपने नहीं लिया और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त वो हैं, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। जी, पहली बात तो जो आरोप लगाते हैं उनको थोड़ा अपने ज्ञान में वृद्धि करने की आवश्यकता है और किताबों से पढ़ने की आवश्यकता है। जहां तक की बात है जिनेवा कन्वेंशन की जो ट्रीटी है, ठीक है, एक पीसफुल जेस्चर के रूप में उस जमीन को लौटाया गया और युद्धबंदियों को छोड़ा गया। और अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि युद्धबंदी, जो भारत की युद्धबंदी थी, उनको नहीं छोड़ा गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को आपके चैनल के ऊपर चैलेंज करके बोलता हूं कि उनके पास में कोई ऐसे तथ्य है कि उस दौरान जो हमारी युद्धबंदी थी उनको नहीं छोड़ा गया? तो ज्ञान नहीं है, व्हाट्सएप का ज्ञान है, ये कहीं कुछ नहीं बातों का ज्ञान है। और ये उससे क्या है, देश नहीं चलता है। और ये सवाल का जवाब देना कि हम पाकिस्तान परस्त हैं, मुझे लगता है कि मेरी पार्टी की तौहीन है इस मुद्दे के ऊपर बात करना भी
जिस महिला ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपने सीने को छलनी करा लिया, उस पार्टी के व्यक्ति की जिसने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा लिए आतंकवाद से लड़ते हुए, उन पर यह आरोप लगा रहे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। जहां तक की बात पाकिस्तान परस्ती की है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान परस्त वो होता है जो आतंकवाद से लड़ते हुए मर जाता है, या वो होता है जो अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर आता है? वो होता है जिसके चित्रे कर दिया जाता है, या वो होता है जो वहां पर जो है बिरयानी खाने जाता है? वो लेकिन होता ये तो है कूटनीति होती है ना। क्या क्या कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान से मधुर संबंध बनाने की कोशिश नहीं की क्या, समर जी? क्या होना नहीं चाहिए क्या पाकिस्तान से? जब तक सुन तो लीजिए पूरी बात सुनिए। तो जहां तक की बात है कूटनीति के अंदर, पाकिस्तान को जब हमारी सरकार थी, हमने इस प्रकार से घेर रखा था कि कोई भी देश, दुनिया का बड़ा देश जो था, पाकिस्तान के साथ खड़े होने में डरा करता था, क्योंकि भारत की इतनी मजबूत स्थिति थी। लेकिन आज मेरे भाई, अगर आपको पता हो तो आप बताइए कि पाकिस्तान को तालिबान विरोध, जो एंटी टेररिज्म तालिबान के जो अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, पाकिस्तान को जो है फंडिंग मिल रही है इस दौरान जब वो हमारा युद्ध उनसे चल रहा था। तो आप देखिए किस प्रकार की कंडीशन हो गई है। दूसरी बात, इनकी 114 जो यात्रा, इन्होंने विदेश यात्रा जो घूमकर कोलंबस जैसी करी है, उसके अंदर आप देखिए ना, तो आपके पड़ोसी चीन आपके साथ में कभी था ना, श्रीलंका आपके साथ में है ना, बांग्लादेश आपके साथ में है ना, नेपाल आपके साथ में है। नेपाल ने अपने जो भारत के कुछ हिस्से को अपना हिस्सा बताया है। वहीं चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर नए पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। वहीं बांग्लादेश के अंदर आप देखिए तो सुन तो लीजिए पूरी बात, सुन तो लीजिए पूरी बात। कह रहा हूं भाई साहब आपसे, ये सब जो चीन ने क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, नेपाल अभी क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया? कौन खड़ा हो गया? कौन से देश खड़े थे भाई? सारे देश आपके साथ थे। सुन लीजिए वो जो नहीं थे तटस्थ थे वो। अरे मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, मैं आपकी जानकारी, आपके चैनल की जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। जिस विमान से हमारा राफेल गिराया गया है वो चीनी निर्मित है, आप जाके देख लीजिए। हाँ, वो तो पता है ना, चीन के हथियार इस्तेमाल हुए, लेकिन चीन का बयान देखिए ना, उसके साथ खड़ा था क्या? मीडिया दिखा रही है चीज को कि राफेल जिसने गिराया है वो चीनी निर्मित विमान है। तो मैंने उसमें कुछ बोला ही नहीं ना, मैं तो आपकी बयान की बात कर रहा हूँ। क्या चीन साथ खड़ा था? नहीं खड़ा है, पाकिस्तान नहीं खड़ा है। तो वो तो हथियार आपने भी खरीदे बहुत से देशों से, उन्होंने भी खरीदे। के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर का उपयोग करते हुए चीन ने हमेशा भारत को जो है स्थायी मेंबर नहीं बनने दिया क्या? ये आप समझाइए इन लोगों को, और खुद भी समझिए। तो इससे ये पाकिस्तान परस्त हो गए। बांग्लादेश के अंदर नहीं, इससे ये पाकिस्तान परस्त हो गए। अरे पाकिस्तान में तो आपके सवाल जो था चीन क्यों साथ में खड़ा हुआ है, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। कोई साथ में नहीं खड़ा था, आप दो देश खड़े थे छोटे छोटे। भाई स्वघोषित विश्व गुरु, और हम स्वघोषित विश्व गुरु जो है यहाँ के हम लोग हैं। इसको मान लीजिए आप कि बांग्लादेश ने हमारी सीमा से 15 किलोमीटर दूर में एक चीनी सेना को अपना विमानतल बनाने की अनुमति दी है। वहीं आप श्रीलंका चले जाइए, श्रीलंका के अंदर वहां पर विमानतल के साथ में युद्धपोतों को खड़े करने की व्यवस्था जो है चीन की कर दी गई है। श्रीलंका ने चीन को क्या दिया, मैं उस पर बात नहीं कर। इससे क्या पाकिस्तान परस्त हो गया क्या? ये कह रहे हैं कि चीन को दे दो आप। भाई कहां से कहां पहुंच रहे हो आप? के माध्यम से नहीं, क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं विश्वगुरु हैं। तो स्वघोषित विश्वगुरु के साथ मैं तो विश्वगुरु पे चर्चा नहीं कर रहा हूं ना समर जी, का कर्जा लेना पड़ता है। आप में तथ्यों को दुरुस्त करने की कह रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ तमाम देश खड़े हुए हैं। अभी अब बताओ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कौन से देश खड़े? अच्छा, 2 देश खड़े थे, उनके नाम बता दीजिए आप। चीन था और अमेरिका फंडिंग कर रहा था, ठीक है। क्या है इसको समर जी, कुछ तो दर्शक हंसेंगे आप पे भाई साहब। नहीं है अंतरराष्ट्रीय, क्या अमेरिका उनको फंडिंग कर रहा था, चीन उनके साथ खड़ा था? हद हो गई भैया, कम से कम विदेश में उसमें तो दुरुस्त बोल। चलिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास थर्ड व्यक्ति भी है, ठीक है समर जी, आ रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तथ्यों के साथ बात हो, अच्छी बात हो, दर्शकों के साथ पहुंचा, झूठा नहीं परोसा, इसलिए टोक रहा हूँ। फिर आप कहते हो टोक रहे हैं, ठीक है। रमेश जी, पाकिस्तान परस्त कौन है? कांग्रेस कह रही बीजेपी है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस। जबकि कूटनीति के तहत अटल जी ने बस सेवा शुरू की थी। अटल जी ने तो यहां तक कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तब कांग्रेस ने समर्थन किया था। मनमोहन सिंह जी ने जब वहां बाढ़ आई तो मदद की थी। सब चाहते थे कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप, क्या मायने हैं इसके? कौन सी रणनीति है? क्या माइलेज लेना चाहते हैं दोनों राजनीतिक दल? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि ये जो बहस है
कि कौन पाकिस्तान परस्त है और कौन पाकिस्तान विरोधी है, ये बहस बिल्कुल निरर्थक है। और उसके दो कारण हैं। अगर हम अपना इतिहास देखें 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक, तो हमको दो तरह के दृश्य मिलते हैं। एक दृश्य तो वो है कि शासक उनके यहाँ गया या वो हमारे यहाँ आए हैं और डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है। उसमें नेहरू जी भी हैं, उसमें इंदिरा जी भी हैं, उसमें अटल जी भी हैं और उसमें मोदी जी भी हैं। वो डिप्लोमेटिक बातचीत है, हमारे लोग उनके यहाँ गए हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आए हैं। लेकिन एक दूसरा है, वो है निर्णय लेने का, समझौते के तहत किसको लाभ हुआ है और किसको हानि हुई है। ये बहुत देखने की बात है। एक बात जहां तक मैं समझता हूं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल भारत में हैं। वो भारत के सामाजिक जीवन में भी हैं, भारत के राजनीतिक जीवन में भी हैं और भारत के प्रशासनिक जीवन में भी हैं, जो कहीं ना कहीं चुपचाप जो है कुछ निर्णय करवाते हैं। और ऐसे निर्णय, कई निर्णय तो इतने भयानक निर्णय हुए हैं, कुछ चीजें हमको कहने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उससे देश को भारी नुकसान हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारत का हर व्यक्ति, कुछ वर्ष पहले तक मैं भी 1971 के युद्ध पर हम बहुत प्रसन्न होते थे कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। मैंने जब आगे चलकर के स्टडी की तो उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान के जो 93,000 फौजी बांग्लादेश में थे, उनकी तनख्वाह वहां से जाती थी, बांग्लादेश की धरती से तनख्वाह नहीं निकलती थी। और इस बहाने उसने करोड़ों घुसपैठिए भारत के अंदर घोष दिए और आज वो सारे के सारे स्लीपर सेल हैं और बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान की गोदी में जाकर के बैठ गया। तो कुल मिलाकर के हमको इतना नुकसान हुआ उस युद्ध से, फायदा एक नए पैसे का, एक इंच जमीन का फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के चीन को देख लीजिए, चीन पहले दिन से हमारा शत्रु है, कितनी जमीन उसने दाब रखी है। अभी के युद्ध में केवल 4 देश थे जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए, उसमें एक तुर्की है, एक अजरबैजान है और एक और ऐसे कोई छोटा मोटा है। बाकी सारे लोग तटस्थ रहे या भारत के समर्थन में रहे। 71 के युद्ध में देखेंगे तो दुनिया 2 पार्ट में थी, आधे लोग पाकिस्तान के समर्थन में थे, 7वां बेड़ा भेज दिया था अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए। अगर उस समय इंदिरा जी रूस से बात नहीं करती तो वो 7वां बेड़ा भारत आ जाता है। इंदिरा जी ने डिप्लोमेसी से रूस से बात की तो फिर वो रास्ते में रुका। तो कुल मिलाकर के आधी दुनिया उसके साथ थी। इस समय निश्चित रूप से सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान दबाव में है और घेरे में आया है पाकिस्तान। पहली बार मुझे ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, म्यांमार के हुई, 2 पाकिस्तान में हुई, ये बिल्कुल एक अच्छी ये हुई है। तो हमको ये बहस पाकिस्तान के पक्ष में या समर्थन में, प्रो पाकिस्तान, आप मुझे एक बात लगती है, कई बार कोई व्यक्ति कितना अक्लमंद होता है इसकी कल्पना किसी को नहीं। पाकिस्तान का नाम भले ही 1931 में आया, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका 1906 में ढाका में पड़ गई थी मुस्लिम लीग के गठन के साथ। और आप उनकी रणनीति देखिए, मैं इसमें कांग्रेस को दोष नहीं दूंगा, कई बार हम अपनी उदारता से हारे हैं। उन्होंने एक निर्णय करवाया कांग्रेस से कि मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य रह सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से लेकर 1922 तक कांग्रेस के भी सदस्य थे। और 1916 में जो उन्होंने निर्णय करवाया कि भारत के मुस्लिम क्षेत्रों से मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुन के चुने। पाकिस्तान का नाम 1931 में आया, लेकिन वो जो तैयारी है उनकी, जो 1931 की तैयारी, 1916 की तैयारी, 1921 की तैयारी, उनके स्लीपर सेल सारे निर्णय करवाते रहे। और हम अपने भलमन साहब में जैसे पृथ्वीराज चौहान मारा गया, भलमन साहब में मारा गया, भलमन साहब में रणथंबोर का राजा मारा गया, हमीर भलमन साहब में मारा गया। तो ये भलमन साहब में भोज मारा गया, भलमन साहब में शीलादित्य मारा गया रायसेन का। तो हम अपनी भलमन साहब में जो हजारों साल से नुकसान उठा रहे हैं, हमारे राजनेता उसी भलमन साहब पर चल रहे हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कुटिलता से सबको सतर्क रहना चाहिए। और ये जो हम इस समय बहस कर रहे हैं कि कौन पाकिस्तान खराब ना किया जाए, जी तो ये बहसी बेमानी है समर जी, कोई पाकिस्तान परस्त नहीं है, ना आप हो ना वो। भलमान साहिब में ये हो गए, लेकिन 1971 के उससे फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। ये दीर्घ काल में समझ में आता है कि तब आपको नुकसान हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान परस्ती का राग क्यों छेड़ा, क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाना? पहले तो ब्रजेश भाई मैं आपके सवाल का एक जवाब दे दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एस डी प्रधान, जो कि चेयरमैन है इंडिया जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के, उन्होंने बयान दिया है कि 7 मई से 10 मई तक जो ऑपरेशन सिंदूर चला है उसके अंदर क्रिटिकल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट पाकिस्तान को चाइना ने दिया है। ठीक है, अब या तो ये महोदय जो है चेयरमैन जो है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के, ये झूठ बोल रहे हैं या वो अखबार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा ये बोलते हैं
कि आप सही कह रहे हो और आपकी जो बात थी वो मेरे तथ्य थे वो गलत थे। जहां तक की बात है भलमनसाई की, जहां तक की बात है पाकिस्तान की, आपने तो जो संसाधन है उनके उपयोग की बात की, मैं दूसरे तर्कों की बात कर रहा था जो शर्मा जी ने भी कहा क्रिटिकल कि छोटे मोटे ऑपरेशन क्या देश होता है? अच्छा, साथ में मुझे थे, बताइए, लेकिन खुलकर मुझे चीन बताइए, पाकिस्तान के साथ में नहीं था, वो तटस्थ था, उसके बयान भी ऐसे ही आए थे मुझे भाई। क्रिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटेजिक सपोर्ट क्या होता है ये बताइए। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और क्रिटिकल मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए आप। ये तथ्य आ गए आपके पास, किसी ने, एक ने चेयरमैन ने बोल दिया, आपने मान लिया, कोई तथ्य है? मतलब चीन ने कहा तो है, सरकार झूठ स्वीकार किया, सरकार झूठ बोल पाकिस्तान ने रही है। स्वीकार किया। ये जो चेयरमैन है, अरे ब्रजेश भाई, ये चेयरमैन मोदी जी के दिखाया हुआ है। आपको क्या है, ये आपको अरे सेना सुन तो पे लीजिए, भरोसा नहीं है, भाई, आपको अपनी सरकारों पे भरोसा नहीं है, अरे आपको यदि बीबीसी में कुछ छप जाए, आपको विदेशी मीडिया बोल दे वो छप जाए, कोई ऐसा बयान दे दे वो छप जाए कि राफेल गिर गए हैं वो छप जाए, तो आपको अपने फेवर में दिखता है। भाई राहुल गांधी को दिखाते रहते हैं पाकिस्तान वाले। अरे ब्रजेश भाई, ये ना सरकार के ही व्यक्ति है। जो ज्वाइंट कमिश्नर होता है ना, ये किसी गली मोहल्ले क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं होता है, ये सरकार के द्वारा नियुक्त ठीक होता है, है। अब जवाब दे दीजिए। 93,000 जो सैनिक छोड़े थे आपने, उससे फायदा नहीं है, स्लीपर सेल यहाँ जमे हुए हैं, वो राजनीति में भी हैं, कहीं आपके यहाँ तो नहीं है? बता दीजिए। ध्रुव सक्सेना क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता था कि कांग्रेस का पार्टी का था ब्रजेश भाई? ठीक है, वो महिला जो अभी पकड़ी गई है वो किसके सपोर्ट में जो रीले बनाती थी? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रीले बनाती थी। ठीक है, और एक आरएसएस का 3 पीढ़ियों का आरएसएस का व्यक्ति जो डीआरडीओ के अंदर काम करता था, वो जो है इनको दे रहा है। तो आप ही बता दीजिए, अब इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बताइए, कांग्रेस का कौन व्यक्ति, आपके पास भी गूगल होगा, आपके पास भी नॉलेज होगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय यहाँ पर, और इनको इनका जो अनुभव मुझे लगता है बहुत बड़ा होगा। सुन तो लीजिए समय नहीं है पास, इतना फिर जवाब नहीं आ पाएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा सीधे आरोप पे तो सीधे जवाब लो ना भाई आप। अरे समय नहीं है, अरे मेरे पास समय नहीं है, एक्स्ट्रा समय दे रहा हूँ। ठीक है व्यास जी, फटाफट जवाब दीजिए। अभी लगभग 11 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें राजस्थान के कांग्रेस के पूर्व मंत्री का सपोर्टर भी है, और उसके अलावा भी 10 लोग हैं जिन पर जांच चल रही है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, सामने आ जाएगा। कुछ कोई तथ्य नहीं, कौन समर्थन में करिए, देशों ने कांग्रेस का समर्थन किया, पाकिस्तान का समर्थन करा, बता दीजिए। 55 मुस्लिम देश में से कितने देशों ने समर्थन करा, ये बता दीजिए। 26/11 के बाद में आपने क्या कार्रवाई करी थी? क्या सेना को खुली छूट दी थी? ये बता दीजिए। उसके बाद में 8 महीने बाद में शर्मन स्टेट में समर भाई, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट थे उनकी सूची किसने दी थी और किस तरह से उनका वहां पे कत्ल हुआ था। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को हम विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान परस्त कोई नहीं है, लेकिन सियासत जरूर ऑन है। वो क्यों है? क्योंकि माइलेज लेना है राजनीतिक दलों को, इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो यदि पहले काल में भी कोई गलतियां हो गई हैं तो उनसे सबक लिया जाना चाहिए। लेकिन सियासत ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि देश को आप साइड में खड़ा कर दें और ऐसी भाषा बोलने लगें जिसका फ़ायदा आपके दुश्मन उठाने लगे। शायद यही वजह है कि दुश्मन देश में हमारे यहाँ के नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं, उनको उतनी तवज्जो दी जाती है, विदेश में जाकर ऐसी भाषा बोली जाती है, और जब हमारे देश के लोग, हमारे नेता जाते हैं तो उनकी तुलना आतंकवादियों से कर दी जाती है कि आतंकवादी घूम रहे हैं, और हमारे देश के सांसद इस तरह घूम रहे हैं जैसे आतंकवादी घूम रहे हैं। तो इस पर नेताओं को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।